गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, कल हम लोगों ने एपीए का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल कवर किया। अब फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। अभी अपन उल्टा स्टार्ट करते हैं रिवीजन आज। कल अपन ने पहले तो 92 डबल सी के जो प्रोविजंस हैं, 92 डबल सी क्या था? 92 डबल सी एंटरिंग इनटू एपीए, 92 डबल सी एंटरिंग इनटू एपीए, और 92 सी डी जो था दैट वाज इफेक्ट ऑफ एपीए। चलो, 92 सी सी और सी डी में क्या डिस्कशन हुआ था? तो पहले मैं डबल सी की बात करूं तो आप एपीए क्यों बनाते हो? तो नंबर 1 टू डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड नंबर 2 अगर आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं डिटरमाइन हो रही तो एटलीस्ट टू डिसाइड द मेथड जिसके बेसिस पे यू विल डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस। उसके बाद जो 9(1) करके सेक्शन है जो आप पढ़ोगे अंडर रेसिडेंशियल स्टेटस, उधर जो इनकम डिटर्मिनेशन है उसके लिए भी कहने से आप 92 डबल सी के हिसाब से एपीए बना सकते हो। अब एपीए जो है वो क्या हो जाएगा? 92 सी और 92 सी ए को ओवरराइड कर देगा। मतलब जो एओ के पास पावर था एएलपी निकालने का और जो टीपीओ के पास पावर था एएलपी निकालने का वो गया, और ये जो एपीए बनेगा दैट विल बी बाइंडिंग। बाइंडिंग किस पे होगा? जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उस पे, असेसी पे एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे। अगर मंदार ने कोई एपीए बनाया है और सिमिलर ट्रांजैक्शन सपोज मैं भी कर रहा हूं, क्या मैं उसका एपीए मैं यूज कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। आप एपीए मैक्सिमम फॉरवर्ड कितने ईयर्स के लिए बना सकते हो? 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम बना सकते हो। अच्छा, बाइंडिंग कब कब नहीं होगा? तो व्हेन देयर इज चेंज इन फैक्ट्स और चेंज इन लॉ। अच्छा, अगर पता चला कि आपने एपीए मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर फ्रॉड से ऑब्टेन किया है तो इट विल बिकम वॉइड, और जैसे ही वॉइड हुआ नाउ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल, और जहां जहां पे भी टाइम लिमिट दिया गया है एक्ट के अंदर कहने से वहां पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और टाइम एक्सटेंशन के बाद आपके पास मिनिमम 60 डेज रहने चाहिए। अगर 60 डेज नहीं है तो वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा अप टू 60 डेज। आप रोल बैक ईयर्स में भी जा सकते हो, बट मैक्सिमम कितने साल? 4 साल। ये सब हमने पहले 92 डबल सी में पढ़ा था, और फिर इसी से कनेक्टेड कुछ रूल्स पढ़े थे बाद में। आपको फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा? 3CED। फिर आपको पहले एक प्री फाइलिंग कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा विथ डीजीआईटी। आपको 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए की फी भरनी पड़ेगी। अब आपने ये कर दिया तो आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कब करना है? तो याद करो, कोई भी ईयर, जिस ईयर से आपको ये एपीए अप्लाई करना है तो आपको उस ईयर के पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अभी अगर ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूइंग नेचर के हैं तो आपको चाहिए क्या प्रीवियस ईयर 25-26 से अप्लाई हो तो उसके पहले अप्लाई कर दो। एपीए 25-26 से अप्लाई हो तो उसके पहले अप्लाई कर दो। और अगर समझो ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूइंग नेचर के नहीं है तो फिर आप अप्लाई कब करो? तो जब आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो उसके पहले। उसके बाद आप क्या अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो? तो आंसर इज यस, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको जो भी एपीए बनेगा कहने से उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रहेगा। फिर आप लोगों पे एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी क्या कि आपको करना पड़ेगा कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो फर्निश करना पड़ेगा, और आपने जो रिपोर्ट फर्निश किया उसके बेसिस पे टीपीओ कंप्लायंस ऑडिट करेगा। कंप्लायंस ऑडिट उसने किया और वहां से कुछ अगर पता चला कि आप लोगों ने बराबर से कंप्लाई नहीं किया हुआ है कंडीशन, या आपने रिपोर्ट फर्निश नहीं किया, या आपने रिपोर्ट फर्निश किया लेकिन उसमें मटेरियल एरर्स थे, कहने से आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल। फिर उसके बाद रोल बैक के प्रोविजंस थोड़े से याद करो क्या थे। तो रोल बैक में पहला तो आप लोगों का ट्रांजैक्शन जो फॉरवर्ड ईयर का है और जो बैकवर्ड ईयर का है वो सेम होना चाहिए। सेकेंड, आपने अपना रिटर्न जो है पास्ट ईयर्स का वो टाइम पे भरा हुआ है। टाइम मतलब 139(1) की टाइम लिमिट के हिसाब से भरा हुआ है।
फिर अपन ने इधर ही एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि अगर आपने रिटर्न 139.5 की टाइम के हिसाब से भरा हुआ है तो क्या वो रिटर्न वैलिड माना जाएगा फॉर रोल बैक ईयर्स? तो अब वो डिपेंड करता है कि आपका रिवाइज रिटर्न कौन सा रिवाइज कर रहे हो। ओरिजिनल रिटर्न जो टाइम पे फाइल किया था वो रिवाइज हो रहा है तो मिलेगा बेनिफिट, बट ओरिजिनल रिटर्न अगर बिलेटेड था और वो रिवाइज किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपने जो भी रोल बैक ईयर्स में ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आपने रिपोर्ट किए हुए इन फॉर्म नंबर 3CEB। फिर आप है ना ऐसा सिलेक्ट नहीं कर सकते कि वो 4 साल में से हम 2 साल के लिए जाना चाहते हैं, 1 साल के लिए नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो सारे साल के लिए जाओ या तो सब नहीं होगा। एंड इधर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा 3CEDA और कितना अलग से फी भरना पड़ेगा 5 लाख रुपया। 2 केसेस अपन ने पढ़े थे। एक केस में आईटेट का डिसीजन आ चुका है, यानी से फिर उस ईयर पे रोल बैक अप्लाई नहीं होगा। और अगर किसी ईयर पे आपने एपीए अप्लाई किया, किसी ईयर पे आपने एपीए अप्लाई किया और आपकी इनकम अगर रिटर्न इनकम से भी कम हो गई तो याद है फिर हम उस साल में आपकी रिटर्न इनकम को फाइनल इनकम मानेंगे। फिर उसके बाद एक रूल 10RA करके पढ़ा था अपन ने। 10RA जो लास्ट में आया था वो MA था, पहला वाला रूल। ये RA करके रूल है। RA रूल में क्या दिया था कि यू फाइल अ मॉडिफाइड रिटर्न। आप पहले तो अपना मॉडिफाइड रिटर्न जो है वो फाइल करो और जो भी टैक्स वैक्स का पेमेंट आ रहा है वो कर देना। अगर असेसी के साइड से अपील पेंडिंग है, पेंडिंग, तो क्या करने पड़ेगा, असेसी को विड्रॉ। और डिपार्टमेंट के साइड से अगर पेंडिंग है तो वो लोग विड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसमें याद करोगे तो एक लाइन मैंने क्या पढ़ाई थी लास्ट में कि अगर आप ये 10RA जो रूल है उसका इफेक्ट नहीं दे पाओगे तो क्या समझने का, फिर आपका पूरा का पूरा अग्रीमेंट कैंसिल हो जाए। आपको याद है मैंने आपको PWC का भी एक PDF फाइल बताया था जिधर इंटरप्रिटेशन क्या है अग्रीमेंट कैंसिल का, रोल बैक नहीं, पूरा अग्रीमेंट कैंसिल हो। अच्छा, उसके बाद अपन ने एक मर्जर और डीमर्जर पे पॉइंट पढ़ा था कि अगर मैं एप्लीकेंट हूं टू APA, मैंने APA के लिए अप्लाई किया था सागर लिमिटेड ने, और अब समझो सागर लिमिटेड मर्ज हो चुका है दूसरी एंटिटी में, दूसरी एंटिटी में मर्ज हो चुका, तो वो एंटिटी को कहने से अब APA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसने अप्लाई किया था APA के लिए वो पार्टी अगर है आफ्टर मर्जर एंड डीमर्जर तो उसको मिलता रहेगा। अच्छा, सागर लिमिटेड ने अप्लाई किया था APA के लिए, अब सागर लिमिटेड मर्ज हो चुका है, एक कंपनी डीमर्ज हो चुका है, एक कंपनी बन चुकी है A लिमिटेड और एक सागर लिमिटेड है। सागर लिमिटेड कंटिन्यू कर सकता है APA का। अच्छा, उसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ APA? तो इफेक्ट में ऐसा था कि एक बार APA बन चुका उसके बाद आप क्या, असेसी क्या करेगा, वो ईयर जिस मंथ में APA बना वो मंथ के एंड में जाके वहां से 3 मंथ्स में वो क्या करेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेगा। और जैसे ही आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, तो डिपार्टमेंट अगर आपका असेसमेंट चल रहा था, पेंडिंग था आपका असेसमेंट, तो 12 महीना डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका था तो फिर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न इज फर्निश्ड, उतने टाइम में वो लोग आपका असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट चालू था तो वो पेंडिंग में जाएगा, असेसमेंट का ऑर्डर पास हो चुका तो वो कंप्लीट में जाएगा, बट अगर समझो असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो भी वो कंप्लीट माना। ये सब हम लोगों ने 92CC एंड 92CD जो सेक्शन है उसमें पढ़ा था। याद आया कि नहीं आया? चलो, इसके बाद इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, 94A। क्या था 94A? NJA। कोई कंट्री अगर अपने साथ कोऑपरेट नहीं करती है तो वी कैन डिक्लेयर सच कंट्री और टेरिटरी एज NJ। अभी अगर कोई भी पर्सन ने वहां के कोई पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो किसके साथ, ऐसे पर्सन के साथ हु इज इन NJA, दैट इज नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, उसमें जो भी पर्सन है उसके साथ अगर आप ट्रांजैक्शंस करोगे, उसके साथ अगर आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज कैन आई से डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन
एंड यू ऑल आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑल्सो, अपन एसोसिएटेड एंटरप्राइज कंसिडर करेंगे। एंड अब वहां पे सेफ हार्बर रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे और टॉलरेंस बैंड का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, अब आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अलाउड, माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट्स, लेकिन उसमें आपको ऑथोराइजेशन देना पड़ेगा एक, और बोलना पड़ेगा कि आपको जो भी डेटा चाहिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। अदर एक्सपेंसेस जो भी करोगे आप, उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है ऐसे पर्सन से जो एनजेए में लोकेटेड है, तो आपको उसका भी सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं किया तो क्या हो जाएगा, जो पैसा आया वो आपकी इनकम हो जाएगी। बट ये प्रोविजन रेलेवेंट तभी होगा जब जो पैसा आ रहा है वो आपके लिए इनकम ना हो। अरे पहले से ही अगर इनकम है तो बात वहीं पे खत्म हो। और जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस थोड़ा सा हायर रेट पे काटना है एज पर फाइनेंस एक्ट और एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन, और 30%, ये तीनों में से विच एवर इज हायर। तो ये अपन ने 94A में पढ़ा था। चलो 94A से पहले 94B क्या था, ये थिन कैपिटलाइजेशन कब एप्लीकेबल होता है, तो अगर बोरोवर एक इंडियन कंपनी है या बोरोवर अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ऑफ अ फॉरेन कंपनी, अगर बोरोइंग्स की हुई है और आप पेमेंट कर रहे हो कितना, मोर देन 1 करोड़ का पेमेंट हो रहा है, तो अब आपका एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। आप पेमेंट किसको कर रहे हो, एनआर जो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउ कर। अब समझो कि इंडियन कंपनी या परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ने लोन किसी थर्ड पर्सन से ली है, और जो एनआर है जो आउटसाइड इंडिया है या प्लस वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज, उसने क्या किया हुआ है, या तो गारंटी दी हुई है या फिर मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। याद है वो मैचिंग अमाउंट पे डिस्कशन किया था अपन ने, 2 इंटरप्रिटेशंस थे। अब तो फिर भी कहने से 94B अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कितना डिसअलाउ हो जाएगा, तो बहुत सिंपल रखते हैं, एक्सेस इंटरेस्ट कितनी, 30% ऑफ ईबीटा निकालो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन। 30% ऑफ ईबीटा से जो भी एक्सेस अमाउंट आया क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ। और जो अमाउंट डिसअलाउ हुआ वो क्या करेंगे, वो अलाउ होगा, बट कब, नेक्स्ट ईयर, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट नेक्स्ट ईयर भी 30% ऑफ ईबीटा में पहले नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, और अगर कुछ भी बच गया लिमिट तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड इंटरेस्ट को माइनस। अब जो बोरोवर है, बोरोवर अगर बोरोवर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस है या फिर फाइनेंस कंपनी है या फिर एनबीएफसी है, तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और अगर लेंडर कौन है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ऑफ अ फॉरेन कंपनी जो एक बैंक है, यानी से तो भी यू कैन से प्रोविजंस अप्लाई नहीं। आया, याद आया? इधर आपको एक शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं थिन कैपिटलाइजेशन पे, वो भी मैंने आप लोगों को बुक में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट अपन ने 94B के पहले 90 लाइन वाइज जाता हूं अभी। 92 पहला सेक्शन जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में एक चीज याद रखनी है, इनकम एक्सपेंस दोनों आर्म्स लेंथ प्राइस, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बट वो भी स्पेसिफाइड, वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस, और असेसी का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो वो अपन ने पढ़ा था 92(1) एक्सप्लेनेशन, 92(2) 2A एंड 3। फिर इसके बाद 92A एंड सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, इसमें एसोसिएटेड एंटरप्राइज। टोटल 12 वेज यहाँ पे थे। कल अपना और एक वे हो गया 94A के अंदर, अगर आप किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे जो एनजेए में है, यानी से इट इज़ योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था, 92B क्या था, 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होना चाहिए बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट एक पार्टी कौन होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट। और 92B सबसेक्शन 2 में डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में प्रोविजंस क्या थे, थोड़ा सा याद करो।
डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या कि एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने दूसरा किसी थर्ड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया हुआ है, अब उसकी जो दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसका पहले से ही अग्रीमेंट है या फिर ये ट्रांजैक्शन के सारे टर्म्स यानी से वो लोग ने डिसाइड, कुछ ऐसा याद आया? चलो उसके बाद 92B, इसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों बता दिया। अब 92C था, क्या था ये? कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। 5 मेथड दी गई है, सिलेक्ट कौन सी करनी है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, और एक ही मेथड सिलेक्ट होनी चाहिए। और उससे अगर मल्टीपल ALPs आ रही है और अगर आपके डेटा सेट में नंबर ऑफ ALPs आर लेस देन 6 तो आपको अर्थमेटिकल मीन लेना है। मोर देन और इक्वल टू 6 है तो फिर रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें। टॉलरेंस बैंड का आपको बेनिफिट मिलता है जब आप लोगों का अर्थमेटिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब। अच्छा, टॉलरेंस बैंड जो है 1% है इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग एंड 3% है इन ऑल अदर केसेस। अच्छा, उसके बाद 92C सबसेक्शन 3 में AO को 4 केसेस में पावर मिल जाता है क्या? ALP निकालने का। अगर आपने 92C के हिसाब से नहीं निकाला है तो 92D के हिसाब से डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया है तो किया है लेकिन फर्निश नहीं किया है तो, या फिर आपने 92C में जो डेटा यूज़ किया है वो रिलायबल नहीं है, इसमें आपको एक शो कॉज नोटिस दी जाएगी। और 92C सबसेक्शन 4 में वो ALP जो निकाली उसके बेसिस पे इनकम निकालेगा। इनकम जब निकालेगा तो उस इनकम के सामने आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। एंड लास्टली आप लोगों को जो सामने वाला एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसका इनकम चेंज नहीं होगा। अच्छा, जब 92C में आप रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, रेंज, अब थोड़ा सा याद करो उसमें क्या करना था। तो आपकी जो टोटल 5 मेथड थी, पहला था कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड लास्ट इज ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। पहले तो नंबर ऑफ कंपेरेबल्स अगर लेस देन 6 है तो रेंज कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा। अगर मोर देन और इक्वल टू 6 है तो अप्लाई होगा, बट कहाँ कहाँ पे? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड छोड़ के बाकी सब में। याद आया? अच्छा, अब जब भी हम बात करेंगे कप मेथड की तो यहाँ पे हम सिंगल ईयर डेटा यूज़ करेंगे, सिंगल ईयर, जबकि इसमें मल्टीपल ईयर डेटा यूज़ करोगे। मल्टीपल ईयर कहाँ कहाँ पे आएगा? 3 मेथड्स में आएगा, यहाँ पे भी मल्टीपल और यहाँ पे भी मल्टीपल। मल्टीपल ईयर में कितने ईयर्स का डेटा यूज़ करोगे? पहले तो करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का। याद आया ना? करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। और अगर समझो करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है एट द टाइम व्हेन यू आर फाइलिंग रिटर्न तो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का कर दो। इन केस अगर आपका कल उठ के असेसमेंट हुआ और असेसिंग ऑफिसर को, जब असेसिंग ऑफिसर ALP निकाल रहा था तब करंट ईयर का डेटा अवेलेबल है तो कहने से उसको वो कंसिडर कर सकता है। अब आपने जो कंपेरेबल्स दिखाए थे वो कंपेरेबल्स में अगर कोई कंपेरेबल फिट नहीं हो रहा है तो AO उसको निकाल भी सकता है और कोई नया कंपेरेबल मिला तो वो उसको इंक्लूड भी कर सकता है। आपको जब भी रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे एंट्रीज आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। फिर नंबर ऑफ एंट्रीज देखनी है। अगर आपके डेटा सेट में समझो 10 एंट्रीज है तो आप लोग क्या करो? पहले तो 10 को मल्टीप्लाई करो बाय 35%। आंसर आपका पॉइंट में आएगा तो नेक्स्ट नंबर, होल नंबर आया तो वो नंबर और नेक्स्ट नंबर का एवरेज। उधर से आपका रेंज क्या हो जाएगा? स्टार्ट, और रेंज खत्म कहां पे जाके होगा? 65%। सेम प्रोविजन वहां पे अप्लाई करो। अगर आपका ट्रांजैक्शन रेंज के अंदर आ गया तो TP नॉट एप्लीकेबल। रेंज के बाहर गया, रुको, तो देखना पड़ेगा अपने को क्या कि असेसी का बेनिफिट हो रहा है कि डिपार्टमेंट का। असेसी का हो रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, डिपार्टमेंट का हो रहा है तो एप्लीकेबल, डिपार्टमेंट का हो रहा है तो एप्लीकेबल। तो एक अपने को ALP चाहिए होगा। ALP क्या? मीडियन। तो वो अपन ने पूरा इधर डिस्कस किया था रेंज कॉन्सेप्ट। याद आया? फिर 92E करके था, क्या था ये? रिपोर्ट 3CEB। और उसके बाद 92CA क्या था ये? रेफरेंस टू TPO। तो असेसिंग ऑफिसर जो है उसको अगर ALP निकालने में डिफिकल्टीज आ रही है तो वो क्या कर सकता है? TPO को केस ट्रांसफर कर सकता है। जैसे ही केस TPO को गया, TPO क्या करेगा? नोटिस भेजेगा एक पहले तो असेसी को। अच्छा, अब क्या TPO वो ALPs भी निकाल सकता है जो AO ने रेफर नहीं की है? यस। क्या TPO वो ALPs भी निकाल सकता है जो ट्रांजैक्शंस असेसी ने रिपोर्ट नहीं किए हैं? यस। अच्छा, उसके बाद अब समझो कि AO कब रेफर करेगा TPO को? जब असेसमेंट कर रहा है तभी रेफर करेगा, बराबर है। अब असेसमेंट कर रहा है और केस TPO को गया तो तुम्हें समझ में आता है AO के ऊपर एक टाइम लिमिट होती है असेसमेंट करने की। तो AO की जो टाइम लिमिट है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें 12 महीने का, दैट इज 1 ईयर का एक्सटेंशन हो जाएगा। अच्छा, अब जो AO का टाइम लिमिट है, कहने से AO अपना ऑर्डर तभी पास कर पाएगा जब TPO का ऑर्डर आए। तो TPO का ऑर्डर कितने टाइम पहले आ जाना चाहिए? 60 डेज पहले आ जाना। आ रहा है? याद आ रहा है सब कुछ?
अच्छा, टीपीओ का ऑर्डर जो होगा वो एओ पे बाइंडिंग होगा और एओ को इनकम निकालनी पड़ेगी एज पर 92C सबसेक्शन 4। इधर इन्होंने रेफरेंस वो सबसेक्शन 4 का क्यों दिया था, इसका मैंने रीजन बताया कि उसके नीचे वो जो दो प्रोवाइजोस थे कि भाई डिडक्शन नहीं मिलेगा और सामने वाले की इनकम चेंज नहीं होगी, यानी से वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद टीपीओ जो है अगर उसने ऑर्डर पास किया एंड इफ सपोज इन दैट ऑर्डर देर इज एनी मिस्टेक विच इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो ही कैन रेक्टिफाई सच थिंग। एंड अगर उसने रेक्टिफाई किया तो फिर एओ ने को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टीपीओ को वो सारे पावर्स मिल जाएंगे जो सेक्शन 131, 133(6) और 133A में दिए गए हैं। उसके बाद अगर टीपीओ के पास केस है और सपोज वो टाइम पे स्टे आ चुका, स्टे या फिर टीपीओ ने कोई इंफॉर्मेशन मंगाई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो जितना टाइम स्टे चला एंड जितना टाइम इंफॉर्मेशन मंगवाने में गया बट उसमें मैक्सिमम 1 ईयर, उतना टाइम हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। वो एक्सक्लूड करने के बाद टीपीओ के पास मिनिमम 60 डेज होने चाहिए। अब टीपीओ के पास मिनिमम 60 डेज होने चाहिए, नहीं है तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे। फिर अपन देखेंगे कि टीपीओ ने कब ऑर्डर पास किया और एओ के पास कितना दिन बचा। अगर एओ के पास नंबर ऑफ डेज 60 से कम हो गए तो वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था उस पर। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था कि अभी इधर ब्लॉक असेसमेंट का प्रोविजन आ चुका है कि जिस भी ईयर में टीपीओ ने वैल्यू निकाली एएलपी, वो ईयर के लिए तो चलो हो गया एएलपी डिटरमाइन। आगे के 2 साल के लिए भी नहीं से असेसी बोल सकता है कि मेरे को वो एएलपी यूज करनी है, और फिर वैसे केसेस में एओ ने जो रेफर किया होगा नहीं से हम ऐसा ही समझेंगे कि उसने कुछ रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। याद आ रहा है आप लोगों को? और इसका इफेक्ट देने के लिए उन्होंने और एक सेक्शन बनाया है 155 सबसेक्शन 21, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन। तो ये सब हम लोगों ने प्रोविजंस अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। अब अपन आज जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है पहला सेफ हार्बर रूल्स। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अच्छा, कल आपका ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है सेफ हार्बर रूल्स में से। अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आपको है ना, जब ये बुक बन रहा था तब तक जो आपको सेफ हार्बर रूल नोटिफाई हो सकता था वो मैंने बुक में डाल दिया था, बट उसके बाद और भी सेफ हार्बर रूल्स है जो नोटिफाई हुए हैं। उसके रिलेशन में मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बनाया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग अभी मॉड्यूल्स भी देखोगे तो सारी मॉड्यूल्स अभी आ चुकी है। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 सारी आ चुकी है। आपको मैं मॉड्यूल से भी सारे प्रोविजंस बता देता हूँ क्या क्या है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला पार्ट पीडीएफ से रेफर कर सकते हो, बट आपको अगर रीडिंग करना हो आप रीडिंग के लिए मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। सेम ही है जो मॉड्यूल में, वही मैंने यहाँ पे किया है, बट मैंने थोड़ा कट शॉर्ट किया। तो मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ा दूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो आज अपना जो डिस्कशन है वो सेफ हार्बर रूल्स के ऊपर है। अब सेफ हार्बर रूल्स सितंबर अटेम्प्ट तक नहीं थे। अभी जो जैन एग्जाम्स आने वाली है उसके केस में इंस्टीट्यूट ने जो नोटिफाई किए जो रूल्स वो अप्लीकेबल कर दिए हैं, एंड मे ऑनवर्ड्स वापस से एप्लीकेबल। तो आपके मॉड्यूल में सेफ हार्बर रूल्स दिए हुए हैं। जो सितंबर में सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाइड थे वो ये वाला था एक पार्ट, तो वो मैंने बुक में रख दिया था क्योंकि वो तो मे को होने वाला ही था एप्लीकेबल। लेकिन जो नॉर्मल ये सेफ हार्बर रूल्स एक्चुअली में ट्रांसफर प्राइसिंग से ज़्यादा एक बिजनेस के रिलेटेड सेफ हार्बर रूल है। मैं समझाता हूँ क्या है। बट जो ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेशन में जो सेफ हार्बर रूल्स हैं वो सब अभी जो आप देखोगे अगर अपडेट जो ये अपना स्टैट्यूटरी अपडेट आता है ICAI का और जैन 26, तो जैन 26 का जो स्टैट्यूटरी अपडेट है उसमें सेफ हार्बर रूल्स दिए हुए हैं।
तो अभी अपन वो सेफ हार्बर रूल्स जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करें। मैं आप लोगों को मॉड्यूल से कंपेयर करवाता जाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अब ध्यान से समझते जाना। थोड़ा सा पार्ट जो है वो हैवी है, कुछ कुछ चीज़ें करते हैं डिस्कस। चलो ध्यान दो। सेफ हार्बर रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस in case of international transaction. Section number is 92 CB. 92 CB provides that determination of income referred to in section 911 and ALP under section 92C or CA shall be subjected to safe harbor rules. 92 CB subsection 2 empowers CBDT to prescribe safe harbor rules. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब है ना, ये जो सेफ हार्बर रूल्स मैं आपको अभी जो सिखाने जा रहा हूँ, ये सेफ हार्बर रूल्स दो जगह पे आ चुके हैं। अभी सेफ हार्बर रूल्स जो है वो दो जगह पे आ चुके हैं। एक जो आपका सेक्शन नंबर 9 है, उधर भी सेफ हार्बर रूल का कॉन्सेप्ट आया है। सेक्शन नंबर 9 आप कब पढ़ोगे? रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, इधर सेक्शन नंबर 9 आए। और दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर जो है, इधर भी सेफ हार्बर रूल्स आ चुके। अब ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर वाले सेफ हार्बर रूल्स हैं, इसमें इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया हुआ है। ये पहला वाला जो पार्ट दिख रहा है ना यहां से, ये आपका 9(1) का जो प्रोविजन है उसके रिलेशन में सेफ हार्बर रूल्स हैं, जो यहां तक आप लोगों को दिए गए हैं। ये सारे कोई पॉइंट्स हैं यहां तक, जो आपको यहां पे वो लास्ट पेज पे मैंने बुक में दिया हुआ है। और यहां से जो आपको दिख रहा है ना, यहां से ये वाले जो सेफ हार्बर रूल्स हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग के सेफ हार्बर रूल्स हैं, जिसमें आप लोग देखोगे तो आपको एक जगह पे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सर्कमस्टेंसेस दिया हुआ है और एक डेफिनेशन दी हुई। तो अभी इधर देखोगे तो ये प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, फिर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस। आपको याद हो तो मैंने ऐसा एक बार बीच में आपको ये रेफर करवाया भी था। फिर प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस KPO। फिर उसके बाद एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन्स वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी। फिर क्या आ रहा है? एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज wholly or partially relating to or partly relating to software development। फिर क्या आ रहा है? Provision of contract R&D services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs, manufacture and export of core auto components, manufacture and export of non-core auto components, receipt of low value adding इंट्रा ग्रुप सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर मेंबर्स ऑफ इट्स। ये टोटल आपको 11 ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेफ हार्बर। इसके बाद ये 11 ट्रांजैक्शंस खत्म होते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजरल, अच्छा सबके मीनिंग दिए हुए पहले कि हु इज एलिजिबल असेसी, व्हाट इज अ रेफरेंस रेट, क्रेडिट रेटिंग जो आएगी बीच में यहाँ पे कहीं पे तो उसका मीनिंग क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब क्या है, मार्जिन है ऑपरेटिंग तो वो बहुत इजी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर अकाउंटेंट का मीनिंग दिया गया है, एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग दिया गया है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस, और लास्ट में क्या आएगा? प्रोसीजर।
प्रोसीजर आएगा कि सेफ हार्बर रूल्स में अगर आप लोगों को जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे पूरा दिया हो। ये सब चीज़ें आज अपने को पहले तो डिस्कस करनी है, बराबर है। अब तुम समझो कि जो भी चीज़ें आपको मॉड्यूल में दी गई है सारी चीज़ें तो आप याद नहीं कर पाओ, तो पहले जितना रेलेवेंट है उतना अपन याद कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता दूंगा, उसमें से आप जितना रिटेन कर पाओ वो आपके लिए बेटर होगा। अब ध्यान देना, अब पहले तो मैं आपको जो सेफ हार्बर रूल पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू पहले तो सेक्शन नंबर 9। मैं थोड़ी सी चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब अपन सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे तब मैं वो सारी चीज़ें वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी ध्यान से समझो। आप लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर इंटर सीए में भी पढ़ा हुआ है। इसमें पहले तो एक पर्सन आता है R&OR, दूसरा एक पर्सन बनता है RBNOR और तीसरा एक पर्सन होता है जो होता है NR। अब इसमें दो टाइप की इनकम्स आ सकती है, नंबर 1 इंडियन इनकम एंड नंबर 2 फॉरेन इनकम। अब अगर आपको इंडिया से इनकम आ रही है तो वो इनकम क्या हो जाएगी, तो वो इनकम हमेशा टैक्सेबल ही होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल। बट अगर आपको इनकम फॉरेन से आ रही है तो R&OR को टैक्सेबल होगी, RBNOR को सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, सम आर टैक्सेबल, सम एंड इधर तो कोई फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर हम इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? इंडियन इनकम तो आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा, अक्रू रिसीव दोनों होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी एक? कोई भी एक। या तो इनकम इंडिया में अक्रू हो चुकी है या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो चुकी। बोलो यस के नो? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिसीव हुई है। रिसीव तुम्हें समझ में आता है? रिसीव्ड वर्ड जो है ना वो एक टेंजिबल चीज है। कहां रिसीव हुआ वो तो आपको पता चल सकता है। आपका इंडिया में बैंक अकाउंट है और वहां रिसीव हुआ तो पता चला इंडिया में आया। अगर पैसा बाहर मिला है तो बाहर रिसीव हुआ है, बाहर के अकाउंट में, तो पता चल गया, टेंजिबल चीज है। प्रॉब्लम कहां पे है? अक्रू। इनकम अक्रू कहां होती है? व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? अक्रूवल का प्लेस क्या? आपकी इनकम कहां अक्रू होगी? अब सपोज लॉ में कुछ भी ना लिखा जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो जितना हो सकेगा ऐसा ही समझाएंगे कि इनकम बाहर अक्रू हो। समझो समझो मंदार, आप अभी आउटसाइड इंडिया हो, मैं भी समझो आउटसाइड इंडिया। अभी हम दोनों आउटसाइड इंडिया है, हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हम दोनों हैं आउटसाइड इंडिया अभी। और मंदार, आपने मुझे एक प्रॉपर्टी बेची और अपन ने एक अग्रीमेंट बनाया मंदार आउटसाइड इंडिया, और मैंने आपको पेमेंट भी किया कहां पे? आउटसाइड इंडिया। मतलब तुम सोचो सारी चीजें कहां हो रही है? आउटसाइड इंडिया। ट्रांसफरर आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफरी आउटसाइड इंडिया, अग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया, कंसिडरेशन आउटसाइड इंडिया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये इनकम अक्रू कहां हुई? अक्रू कैसे पता चलेगा अक्रू? अब सोचो कि कहीं पे भी अगर कुछ लॉ ना लिखा हो तो क्या करेंगे सब लोग? मंदार आप क्या करोगे? आप तो यही बोलोगे कि मेरी इनकम बाहर अक्रू हुई। और आप अक्रूवल कैसे डिसाइड करोगे? समझो कि आप ले लोगे एग्जांपल के ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, कुछ नहीं लिखा है तो आप बोलोगे मैंने तो अग्रीमेंट बाहर बनाया, मेरी इनकम बाहर अक्रू हो। उसने अक्रूवल कैसे डिसाइड कर लिया? ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। बट सोचो हुआ ये कि मंदार आप जो प्रॉपर्टी मुझे बाहर बेच रहे थे ना, वो प्रॉपर्टी का लोकेशन इंडिया में। तो अब सोचो अगर कुछ ना लिखा हो अक्रूवल के रिलेशन में कि इनकम कहां अक्रू होती है, तो सब लोग क्या करेंगे? जितना हो सकेगा इनकम को अक्रू बाहर करेंगे।
रिसीव तो बाहर ही हुई है उसको, ये क्या बोलेगा मेरा अग्रीमेंट बाहर बना, अक्रूड बाहर हो गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अक्रूवल वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये अक्रूवल वर्ड क्या बनाया, एक सेक्शन बनाया, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 आपको क्या सिखाता है, इनकम कहां पे अक्रू हो रही है, इनकम कहां पे अक्रू हो रही है, वो आपको सेक्शन नंबर 9 सिखाता है। तो अब सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है पता है कि अगर आप कोई भी असेट ट्रांसफर करोगे विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, खत्म, दैट इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, दैट इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, वो इनकम इंडिया में अक्रू हो, खत्म। तो अगर आप कोई असेट ट्रांसफर करोगे तो वो इनकम इंडिया में अक्रू होगी। लेकिन ये तो एक एग्जांपल हुआ, और भी तो काफी सारी इनकम्स होती है, वो सब कहां अक्रू होती है, तो वो सेक्शन 9 में अपने को सिखाया गया। अब है ना सेक्शन 9 के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस कहां पे है, आउटसाइड इंडिया, बट कहीं ना कहीं अगर आपका बिजनेस इंडिया के साथ कनेक्टेड है, बोलो क्या है, कनेक्टेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कनेक्शन। तो जितना आपका बिजनेस कनेक्शन होगा ना इंडिया में, वो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाए। तो अभी समझो कि कृतार्थ आप जो है बिजनेस कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, बट कहीं ना कहीं कृतार्थ को इंडिया से क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है उसको वहां पे इनकम कमाने के लिए। अब कृतार्थ क्या हो जाएगा, आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, बट आपका इंडिया में क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। तो अगर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया में वो इनकम तो बिजनेस कनेक्शन को एट्रीब्यूटेबल है, यानी से उस पर आपको टैक्स देना। सर इसका हमें एक एग्जांपल दो ना, बिजनेस कनेक्शन। समझो कृतार्थ आप बिजनेस कर रहे हो बाहर, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो वहां पे जो है प्रोडक्ट Z, बट हुआ क्या पता है, प्रोडक्ट Z बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए दैट इज प्रोडक्ट Y। अब आप क्या कर रहे हो, आपने इंडिया में एक फैक्ट्री बनाई है और उधर आप एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो X, और X से बना रहे हो Y इन इंडिया, और फिर ये Y वाला प्रोडक्ट बाहर लेके जाके वहां पे Z बनाते हो और फिर वो Z बेच। अब कहने से आप बिजनेस कहां कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, बट आपको कहीं ना कहीं इंडिया से भी कहने से बेनिफिट मिला हुआ है। आपने प्रोडक्ट X से लेके प्रोडक्ट Y जो है वो कहां बनाया, इंडिया में बनाया। तो ये आपका क्या हो चुका, बिजनेस कनेक्शन। सुन रहे तुम लोग, काफी लोग आउटसाइड इंडिया बैठे हैं और उनके एजेंट से इंडिया में जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आज तुम इनकम तो बाहर कमा रहे हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी इनकम इंडिया के साथ कनेक्टेड है, तुम्हारा इंडिया के साथ बिजनेस जो है वो कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी इनकम, बोलो किसको एट्रीब्यूटेबल होगी, जितनी भी इनकम ये बिजनेस कनेक्शन को एट्रीब्यूटेबल होगी, यानी से उस पे हम इंडिया में टैक्स भरें। और प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था कि अलोकेट करनी पड़ेगी इनकम, वो अलोकेशन में ही काफी डिस्प्यूट होते थे, और इसीलिए वो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में भी उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई तुम 911 के लिए जा सकते हो, एपीए बना सकते हो, ताकि हम तुम्हें वहीं पे बता दे तुम्हारी इनकम कितनी इंडिया में। अब समझ में आ रहा है, कल अपन ने जो एपीए पढ़ा था में क्या आ रहा था, 9 वर्ग सेक्शन आ रहा था ना, तो 9 क्यों बढ़ाला उधर उन्होंने, क्योंकि तुम देखो तो 9 में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाउ मच इनकम इज एट्रीब्यूटेबल। अब तुम देखो, तुम्हें पता है कि यू आर डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट योर बिजनेस इज कनेक्टेड विद इंडिया, सो टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय यू इज सपोज 100 करोड़। अब क्या करोगे तुम लोग तो यही चाहोगे कि जितना हो सके हम इंडिया में कम अलोकेट करें, वो कम आप अलोकेट करोगे, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा नहीं ज्यादा अलोकेट होना चाहिए, उसके वजह से होता था डिस्प्यूट। और अब तुम्हें सोल्यूशन क्या दे दिया, वहां पे सोल्यूशन दे दिया भाई एपीएम में चले,
बैठा दिमाग में बैठा, तो वो आगे आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी अपन सिर्फ है ना जो कनेक्टेड पार्ट है ना वो मैं आपको सिखा। बिजनेस कनेक्शन में 100% पीई चेक करना पड़ेगा, बट उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 90 सबसेक्शन 2 करके है, उसके वजह से वी चेक पीई, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये बिजनेस कनेक्शन इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अभी सिर्फ अपन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही बात कर, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या है। अब ये हो गया बिजनेस कनेक्शन, बराबर है, इतना समझा। अब तुम देखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, वापस से बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है ना, ये देखो, इधर देखो, ये देखो वर्ड देखो क्या लिखा है, शैल इंक्लूड, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब ये जो चीजें दी गई है वो तो बिजनेस कनेक्शन है ही, बट कहने से इसके अलावा और भी चीजें बिजनेस कनेक्शन हो सकती। अब इन्होंने क्या किया, इधर तो बता दिया कि क्या 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 बिजनेस कनेक्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट अब तुम समझो डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो डिस्प्यूट वापस से हो सकते हैं, तो डिस्प्यूट को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए इन्होंने 5 एक्सक्लूजन डाल दिए कि ये चीजें तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये चीजें तो नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। सर इसमें क्या आता है, इसमें एक तो मैं आपको सिंपल सा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अभी इजी लगे। इसमें एक पॉइंट क्या आता है पता है, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया। अब समझो एक एग्जांपल लो कि कृतार्थ जो है ये एक मूवी बना रहा है, ये प्रोड्यूसर है मूवी का, और ये पूरा का पूरी मूवी का शूटिंग कहां पे होने वाला है, इंडिया में। हीरो जो है वो मंदार है, तो हीरो मंदार है और धीर जो है अपना ये वो विलन है। तो अब ये मूवी का समझो शूटिंग होने वाला है इंडिया में, अब मूवी का शूटिंग हो चुका, मूवी रिलीज हुई, और ये पर्सन प्रोड्यूसर है, समझो ही इज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, इसने आउटसाइड इंडिया मूवी रिलीज की, इनकम आई, कहने से अब ये इनकम जो आई कहने कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड, क्योंकि मूवी का शूटिंग इंडिया में हुआ है, कोई टैक्स नहीं। क्यों, टूरिज्म बढ़ेगा, इसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। अब ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि हेल्प तो मिल रहा था, इंडिया के साथ कनेक्शन तो बैठ रहा था। अब सोचो कि डेफिनेशन इंक्लूसिव है, अगर हमने एक्सक्लूड नहीं किया तो ये इंक्लूड हो सकता था। रहा है जूम पे जो लोग हैं, ओके, तो ये इंक्लूड हो सकता था, बराबर है। तो इन्होंने कुछ चीजों को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड, क्या बोल दिया, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये सब बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब इन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट डाला हुआ है, पढ़ो जरा ये ई पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, अगर एक फॉरेन कंपनी है, कौन है बोलो, फॉरेन कंपनी, दिस पॉइंट अप्लाइज ओनली टू फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ mining of diamonds, no income shall be deemed to accrue or arise in India to it through or from the activities which are confined to display of uncut or unassorted diamonds in the special zone notified by central government. क्या लिखा हुआ है, activities confined to what, display of diamonds। आपको जो भी एक्टिविटी, जो भी यू कैन से ये एक्टिविटी करने के वजह से जो भी इनकम आएगी, दैट इज नॉट, यू कैन से अक्रूड इन इट, दैट इज नॉट बिजनेस। अब देखो डायमंड्स का बहुत बड़ा मार्केट सूरत में है, इट इज अ हब। तो अभी समझो कि गवर्नमेंट ने वो सूरत का जो एरिया है उसको नोटिफाई कर दिया, पहले तो नोटिफाइड एरिया होना चाहिए, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अब उधर क्या हो रहा है, तो अब उधर हो रहा है डायमंड्स का एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब क्या, डिस्प्ले ऑफ डायमंड। अरे सुन रहा है क्या, सिर्फ वहां पे एग्जीबिशन ही हुआ है, और एक फॉरेन कंपनी आई, उसने यहां पे एग्जीबिशन किया, और यू कैन से वो चली गई आउटसाइड। अब अगर समझो कि ये फॉरेन कंपनी को कोई इनकम आ रही है, अब इसने सिर्फ डिस्प्ले किया था,
और कुछ नहीं हुआ था, कहने से उसको हम बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एक मिनट इधर सुनो, अगर उसने डायमंड्स का सेलिंग किया तो इंडिया में, तो बात खत्म हो गई, तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हो गई। और अभी सुनो, अगर सेलिंग हुआ ना, सेलिंग, तो सेलिंग के केस में इन्होंने ये सेफ हार्बर रूल में उसको डाला हो। वो जिंदा हो अभी तक, इधर डाला हुआ है सेलिंग के केस में। तो पहले तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A foreign company engaged in the business of diamond mining which has exercised an option for application of safe harbor rules in accordance with the rule। किसको एप्लीकेबल है ये, किसको एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी को। फिर क्या दिया हुआ है, अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ रॉ डायमंड्स इन एनी नोटिफाइड स्पेशल जोन। नोटिफाइड स्पेशल जोन में आप क्या कर रहे हो, सेलिंग। तो वहां पे क्या था, वहां पे अभी जो पढ़ा है वहां पे ओनली डिस्प्ले था। डिस्प्ले वॉज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन, सेलिंग। समझा गया। अब आप सेलिंग करोगे तो सेलिंग के वजह से क्या आएगी, इनकम आएगी। चलो सिंपल, इधर बाद में पढ़ेंगे, इधर से हम ध्यान दे दो। अभी इनकम आई, अब इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। इन्होंने क्या कर दिया पता है, सेफ हार्बर रूल बना दिया। सेफ हार्बर रूल में इन्होंने क्या बोल दिया पता है, कि आपको जो भी इनकम आई ना उसका 4% दिखा दो, खत्म। इट इज लाइक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या बना दिया है, प्रिजम्पटिव। 4% इनकम दिखा दो, हो गया तुम्हारा काम। गया भेजे में कि नहीं समझा, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, 4% दिखाने का है। बट अभी उसके पीछे ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, क्या क्या है। गया भेजे में तुम्हें डिफरेंस समझा, उधर कब जाएंगे हम और इधर कब आएंगे। उधर कब, बिजनेस कनेक्शन में नहीं मानेंगे, ओनली डिस्प्ले, और इधर आएंगे जब सेलिंग हुआ है। क्लियर। अब इन्होंने बताया हुआ है ग्रॉस रिसीट्स। ये ग्रॉस रिसीट्स इन्होंने क्यों बताया हुआ है, क्योंकि नीचे अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपको अपनी इनकम कितनी दिखानी है, बोलो 4% और मोर ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सच बिजनेस। दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक अ प्रिजम्पटिव इनकम। ये आपकी प्रिजम्पटिव इनकम हो गई, खत्म। इतनी इनकम दिखा दो, हम कोई आपका कल उठ के असेसमेंट नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्यों ऐसा, अरे भाई मैंने आपको कल ही बोला था अपने को डिस्प्यूट्स कम करनी है। डिस्प्यूट्स कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बेनिफिट ही बेनिफिट बनाता रहता है। एपीए बनाया, सेफ हार्बर रूल्स बनाया, ये सब चलता रहता है। अब सुनो, अब इधर आप लोगों को एग्रीगेट ग्रॉस रिसीट्स का मतलब दिया गया है, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल टू एन एलिजिबल असेसी or to any person on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee, and the amount received or deemed to be received by an eligible assessee by any person or on his behalf on account of sale of raw diamonds by such eligible assessee। दो चीजें क्यों दी गई है, पहले में वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी सेलिंग इंडिया में हुआ रहेगा वो कवर हो गया, और जो सेलिंग आउटसाइड इंडिया हुआ रहेगा जिसका अमाउंट इंडिया में मिला हुआ है वो सेकेंड में कवर हो। अरे इट इज लाइक अक्रूड एंड रिसीव्ड। और अब तुम्हें सेफ हार्बर रूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, तुम्हें ऑप्ट करना पड़ेगा सेफ हार्बर रूल्स के लिए। तो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच द ऑप्शन फॉर सेफ हार्बर इज एक्सरसाइज्ड। रॉ डायमंड्स का मीनिंग आप लोगों को मन हो तो पढ़ के जाना। सेफ हार्बर में क्या दिया हुआ है, if the eligible assessee declared income from the eligible business in accordance with the circumstances as specified in the rule, the option for the safe harbor exercised by such eligible assessee in any relevant previous year under the rule 10 TIB shall be accepted by the income tax authority unless such safe harbor is declared invalid। तो आपने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो उनको मानना ही पड़ेगा। कितनी इनकम दिखानी है जरा बताओ, 4%। ये तो याद रहेगा क्या नहीं, 4%। चलो अब आपको क्या दिया हुआ है कि जैसे ही आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया अब क्या हो जाएगा, तो अब आपको डिडक्शंस जो होंगे ये 30 से 38, मतलब क्या, अरे आपके एक्सपेंसेस अलाउड
बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आपने एक्सपेंसेस अलाउड पढ़े थे, अलाउड, वो मिलेंगे नहीं। अरे आप क्यों नहीं लेंगे यार, 4% डायरेक्टली प्रिजम्पटिव इनकम आ गई। अच्छा, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी असेट any asset of such business shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of depreciation for such previous year। मतलब क्या, जब भी आप असेट की WDV निकालने जाओगे ना, तो WDV के लिए आपको ऐसा ही समझने का कि हर साल डेप्री मिला हुआ है, तो आपको करेक्ट WDV मिलता जाएगा। क्योंकि आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो तो आप समझो ना, वैसे भी आपने कोई डेप्री कैलकुलेट नहीं किया होगा, क्योंकि आपने क्या समझो, आपका ये अपना रिसीट्स जो है, ग्रॉस रिसीट्स, वो 100 करोड़ है, तो उसका 4% आपने दिखा दिया, तो कहने से 96% में आपके सारे खर्चे भी आ गए, डेप्री आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो अब असेट की वैल्यू से हर साल आप उतना डेप्री माइनस करते जाओ, ऐसा समझ के कि आप नॉर्मली यू कैन से डेप्री चार्ज कर, ताकि आपको क्या मिल सके, करेक्ट WDV ऑफ द असेट। नो सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री अंडर सेक्शन 32(2) or carry forward loss under section 72 shall be allowed. No set off of loss from other businesses under 71 and other heads under section 70 and 71 shall be allowed. मतलब क्या, no intra head adjustment, no inter head adjustment, no brought forward adjustment, कुछ नहीं, and no खर्चे also, कुछ भी नहीं, बराबर। 92D के हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एंड 92E के हिसाब से जो आपको रिपोर्ट फर्निश करने पड़ेगी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जरा प्रोसीजर देख लो, कौन सा फॉर्म भरना है बोलो, फॉर्म नंबर 3CEFC, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। द असेसी हैज टू फर्निश फॉर्म 3CEFC complete in all respects to assessing officer before furnishing the return, before furnishing return under 139 for the relevant previous year. If assessee does not exercise the option for safe harbor, the income from the eligible business shall be determined in accordance with the other provisions, normal provision. Circumstances when the option exercised can be declared invalid, the assessing officer may declare the option for safe harbor as invalid by order in writing, where the assessee has availed safe harbor by furnishing incorrect facts or concealed facts related to his business. The assessing officer has to afford a reasonable OBH to the assessee before declaring it as invalid. Order of AO to declare the option invalid, the assessing officer has to serve a copy of the order to declare such option invalid to the assessee, and other provisions of the act shall apply accordingly. Last में क्या दिया गया है, the assessee is not entitled to invoke MAP under an agreement for avoidance of a tax as referred in 90 or 90A in relation to the eligible business if the assessee has exercised the option for safe harbor. मतलब क्या, safe harbor के लिए गए ना, तो अब आपके पास वो मैप वाला जो ऑप्शन आता है ना, जिधर दो कंट्रीज मिलके सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम, तो वो वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं, ये बराबर। इधर देखो सब लोग, मंदार तेरी विकेट डाउन है अभी, हाँ इधर देखो, ये तो सब ठीक है, यहाँ से लेके CBDT नोटिफाइड सेफ हार्बर रूल्स वो ठीक है। एलिजिबल असेसी फॉरेन कंपनी, एलिजिबल बिजनेस सेल ऑफ रॉ डायमंड्स, रॉ डायमंड्स का मतलब बता दिया है, ग्रॉस रिसीट्स मैंने बता दिया, जो सेलिंग इंडिया में होगा वो प्लस जो सेलिंग आउटसाइड इंडिया होगा लेकिन जिसका अमाउंट इंडिया में रिसीव होगा। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ईयर इन विच सेफ हार्बर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। इनकम कितनी माननी है, तो इनकम मोर देन और इक्वल टू 4% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। इफ सेफ हार्बर इज एक्सरसाइज, सच इनकम इज एक्सेप्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। नो फर्दर डिडक्शन अंडर 32-38, 32(2), 72 इंटर हेड एंड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट दोनों अलाउड नहीं है। 92D एंड E जो है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा। असेसी को ये फॉर्म भरना पड़ेगा बिफोर 139।
इफ नॉट फर्निश रेगुलर प्रोविजन शैल अप्लाई। ये इनकरेक्ट फैक्ट्स या कंसील्ड फैक्ट्स होंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। एओ मस्ट इशू अ रिटर्न ऑर्डर आफ्टर गिविंग ओबीएच। एंड लास्ट में मैप अप्लाई नहीं हो। इसमें हाँ वहां पे एक है पेनल्टी। बराबर। ये फॉर्म भरा ना अपन ने 3। फॉर्म भरा ना, रिटर्न फाइलिंग के पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। बराबर समझा? मैं आपको सिर्फ इसका एक बार बैकग्राउंड वापस से दे देता हूं, क्या मैंने पढ़ाया आपको। कि आज इनकम जो है वो इंडिया में अक्रू होगी तो क्या नहीं से उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। अब इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है ये हम कब बोलेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बनाया सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में उन्होंने एक पॉइंट डाला, कौन सा? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो अगर आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है बट अगर आपका इंडिया से बिजनेस कनेक्टेड है तो क्या करना पड़ेगा? जितना इनकम इंडिया को एट्रीब्यूटेबल है यानी से उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब एट्रीब्यूटेबल है उसमें डिस्प्यूट्स होते रहते थे, इसीलिए एपीए में भी उन्होंने डाल दिया कि तुम भाई 911 को लेके जा सकते हो एपीए के लिए। अच्छा, दूसरा, अब बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन दिया, पर वो डेफिनेशन क्या दे दिया उन्होंने? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में प्रॉब्लम वापस से आ गई कि क्या क्या चीजों को अपने को मानना है, वो पूरा अभी लिस्ट बनाना पड़ेगा, बट लिस्ट तो कभी कंप्लीट होगा नहीं। तो इसीलिए बिजनेस कनेक्शन में उन्होंने क्या दिया? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में उन्होंने क्या डाला कि एक फॉरेन कंपनी अगर डिस्प्ले का एक्टिविटी कर रहा है डायमंड्स का इन अ नोटिफाइड जोन्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन आई से दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन। तो वो तो बिजनेस कनेक्शन नहीं आया, बट अगर उन्होंने क्या कर दिया डायमंड्स को तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और उधर बनाया सेफ हार्बर। जूम पे जो लोग है क्लियर? ये वाला तो सेफ हार्बर रूल्स अपना खत्म हुआ। इस पे एक क्वेश्चन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में दिया हुआ है, ये वाले पे, ठीक है? ये वाले सेफ हार्बर रूल पे क्वेश्चन है बुक में। अब मैं क्या करवा रहा हूं आपको, तो अब अपने जो ट्रांजैक्शंस है जिधर सेफ हार्बर के प्रोविजंस अप्लाई होने वाले हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आप करोगे उधर सेफ हार्बर के क्या है तुम्हें समझ रहा? ऊपर वाला पॉइंट तो इट इज लाइक अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ओनली, इज सिमिलर टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अपन ने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े, 44 एडी, एई, एडीए, फिर बी, डबल बी, ट्रिपल बी, वो सारे अपन ने बीबीए करके प्रोविजंस पढ़े, तो वो सब क्या थे? प्रिजम्पटिव इनकम ही था वो सब। तो दिस इज लाइक अ प्रिजम्पटिव इनकम। चलो अब अपन आते हैं अपना जो ट्रांसफर प्राइसिंग में अपने को जो सेफ हार्बर रूल्स और अभी नोटिफाई हुए हैं उसके ऊपर। अब इसमें काफी ज्यादा चीजें टेक्निकल टर्म्स में दी हुई है, तो अभी मैं आपको डेफिनेशन में तो इतना अपना फोकस नहीं रहेगा, डेफिनेशन वाले पार्ट पे आपको मेन क्या फोकस करना है? तो मेन आपको फोकस करना है ट्रांजैक्शन कौन सा और आपका ये सेफ हार्बर रूल्स में नोटिफाइड परसेंटेज के। ये भी ऑप्शन अपने को क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते मैं सेफ हार्बर, मतलब फॉर्म वॉर्म इधर भी भरना पड़ेगा, फिर ही आप जा सकते हो। बराबर? चलो इधर ध्यान दो। अब पहला क्या आ रहा है, पढ़ो। प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या आ रहा है पहला? प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। किसको प्रोवाइड कर रहे हो? अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। अब जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उन्होंने क्या किया हुआ इधर? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहले तो आपको मीनिंग दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज मीन्स, तो उसके अंदर देखो, बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट यूजिंग नोन मेथड्स एंड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। फिर खत्म नहीं होता है डेफिनेशन। सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम, कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आपको पता है ना वो सब जावा एंड सब आता है, पाइथन और सब लैंग्वेजेस आती है डिफरेंट डिफरेंट। एडिंग यूजर फंक्शनैलिटी टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, डीबगिंग ऑफ सिस्टम्स।
अडेप्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, प्रिपरेशन ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैन्युअल्स आती है। अच्छा, नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट हावेवर डज नॉट इंक्लूड एनी R&D सर्विसेज वेदर और नॉट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विस। ये R&D सर्विसेज को लेके आगे और एक पॉइंट आता है सेफ हार्बर के। जितने भी पॉइंट्स अभी देखोगे ना, उन सब जगह पे उन्होंने R&D को हटा दिया। अब यहां पे ये लोग ने क्या बोला कि अगर आप ये वाली सर्विस दे रहे हो, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, किसको दे रहे हो? अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। अब आप क्या करो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप सर्विस दे रहे हो तो आपकी कौन सी चीज अनटेंटेड होगी? दे रहे हो, दे, कॉस्ट अनटेंटेड होगा ना, कॉस्ट। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to the operating expense incurred, मतलब क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या, एक्सपेंस मतलब क्या, नहीं से कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट करना है। ये लाइन का मतलब समझा ना आपको? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे। अगर आपका वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, आप क्या कर दो, 17% दिखा दो। इसका 17%, कॉस्ट का क्या, प्रॉफिट, क्या बन जाओगे? फिर कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं करेगा आर्म्स लेंथ प्राइस को लेके। तो अगर आप अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को ये वाली सर्विस दे रहे हो, कौन सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है उसमें 17% ऐड करके वो प्राइस पे आपको ट्रांजैक्शन करना है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है बोलो, एक्सीड्स 100 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड, तो 18%, तो 18%। इजी है, बराबर। अब तुम देखोगे तो ये कौन सी सर्विस थी, प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। सब लोग का है ना ध्यान, जूम पे सब लोग को समझ में आ रहा है, यहां पे भी। तो इधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस है अपनी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो सब लोग, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस हो गई। नीचे कौन सी सर्विस है, पहले सर्विस पढ़ो कौन सी है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। पढ़ो जरा क्या लिखा है इधर, ये वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला पार्ट। आईटी सर्विस दे रहे हो तुम तो, सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, दोनों का डेफिनेशन तो अलग अलग हो जाएगा। वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज मींस द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज provided mainly with the assistance or use of information technology namely। तो अब सारे आपको यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये कौन सी सर्विस हो गई, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, बराबर। अब है ना, ये मेरे नोट्स हैं, पहले तो सेफ हार्बर रूल्स पे वो 2 लाइन अपने को जैसे लिखना पड़ता है वैसा। प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, मैंने मर्जी कर दिया है दोनों को यहां पे। अभी ये क्या है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपी डिवाइड बाय ओसी, ओपी डिवाइड बाय ओसी। इतना समझा? अब तुम देखो, आपको है ना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आने के चांसेस है वो यही है पार्ट। डेफिनेशन वेफिनेशन भी नहीं लगता पूछेंगे, बट कैसा है कि कल उठ के अगर उनके लगा कि इनकी हालत खराब करनी चाहिए, वो लोग पूछ। अभी इसमें तो आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना ही है, मैं इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। अब इसमें और एक चीज़ समझो, क्या चाहिए अपने को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब है ना, तुम देखोगे तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है, कौन सी चीज़ की,
ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का पूरा डेफिनेशन, द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर by the assessee in relation to the international transaction during the course of its normal operations including, ये देखो including 1, 2, 3 and 4, ये 4 चीजों को उन्होंने इंक्लूड कर दी। क्या है? कॉस्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान और अ सिमिलर स्टॉक बेस्ड कंपेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द associated enterprise of the assessee to the employees of the assessee। मतलब आप सर्विस दे रहे हो किसको? एसोसिएटेड को। उसने अगर आपके एम्प्लॉइज को कोई भी ईसॉप दिया हुआ है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट में ऐड करना, उसको वो अमाउंट को अपने कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद reimbursement to associated enterprise of an expense incurred by associated enterprise on behalf of assessee। मतलब क्या? आपके associated enterprise ने खर्चा किया आपके behalf पे, तो वो अमाउंट भी इंक्लूड करो। अमाउंट recovered from associated enterprise on account of expense incurred by assessee on behalf of those associated enterprise and which relate to the normal operations of, आप लोग जो खर्चा कर रहे हो, जो आप रिकवर करोगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द असेसी। आपने जो खर्चे किए और जो रिकवर किए, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो आप जितनी कॉस्ट कम रखोगे ना, यानी से उतना फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा यार। तो आपने कोई खर्चा किया और आपने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से वो रिकवर कर लिया है, तो वो भी आपके कॉस्ट में तो आएगा। नहीं समझ रहा है क्या? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द असेट्स यूज्ड बाय द, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ये डेफिनेशन है ना, ये वाली डेफिनेशन मैंने नोट्स में नहीं रखी, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि एवरीथिंग इज डिफाइंड। चांसेस बहुत कम है कि ये लेवल पे जाके वो लोग क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सब हमें बताओ क्या क्या। फिर ये देखो, बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, तो ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ये सब चीजें इंक्लूड। मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या क्या है, बस ये आप याद रख सको तो इट इज वेरी गुड। और मेरे हिसाब से उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोगों को कि ये आप याद रख सको। आप क्या याद रख पाओगे ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं एंड में जाके। एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आप कितना याद रख पाओगे, बट अभी के लिए मेरे को पढ़ाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मैं इसमें रिस्क इसीलिए नहीं लेना चाहता हूँ ताकि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैन में तो आने ही वाला ही है, ऐसा लग ही रहा है। समझा? इतना समझा पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू, हाँ, ट्रांजैक्शन ओवर ऊपर मोर देन 300 करोड़ होगा तो सेफ हार्बर इज नॉट एप्लीकेबल। अप टू 300 करोड़ हुआ तो ये एप्लीकेबल है। वो जो अभी दो पॉइंट्स पड़ा है उसमें, हाँ 2 पॉइंट्स पड़ा है उसमें। इधर क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब तो उसका उन्होंने मीनिंग दिया हुआ है, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर in relation to the international transaction during the course of its normal operation including the cost relating to the employee stock option plan or similar stock based compensation provided by the associated enterprise of the assessee to the employees of the assessee but not including the following। अब ये सारी चीजें हटा देनी है। इंटरेस्ट इनकम, इनकम अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, ये सब हटा देना। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बैठा दिमाग में? तो अपने को अभी यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया, ये 2 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको करवाए, दोनों में सेम है चीजें, तो इसीलिए मैंने इधर तो मर्ज कर दिया है। ओसी इज डिफाइंड, ओपी भी वैसे तो डिफाइंड ही है, तो ओपी क्या हो जाएगा? OR दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस OC दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट।
17-18% बताने का। वो जिंदा हो। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ये 2 तो हो गया। चलो अब थर्ड क्या आ रहा है, पढ़ो। प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, दैट इज केपीओ सर्विस। चलो ध्यान से सुनो। अब केपीओ सर्विसेज को पहले तो उधर देखो डिफाइन किया गया है वापस से। तो केपीओ सर्विसेज का वहां पे आपको पूरा मीनिंग दिया गया है, डेफिनेशन वहां पे दी गई है। अब क्या लिखा है यहां पे, द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 300 करोड़। तो पहले तो जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 300 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर्ड बाय द एलिजिबल असेसी फ्रॉम द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब वापस से ओपी डिवाइड बाय ओसी, ओपी डिवाइड बाय ओसी। कितना आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा मिनिमम, तो मिनिमम आपको दिखाना पड़ेगा। वो डिपेंड किस पे करता है, कहता है डिपेंड, वो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, क्योंकि केपीओ में सबसे मेन एम्प्लॉइज होते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है आपका, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इधर देखो। पहले आप एम्प्लॉय कॉस्ट ले लो, ईसी इज एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको डिवाइड करो बाय योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको आपके टोटल एक्सपेंस में से एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना है वो मिल जाएगा। टोटल खर्चे में से एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है वो मिल जाएगा। अब एम्प्लॉय कॉस्ट जितना है उसके बेसिस पे परसेंटेज क्या लिखा है, नीचे से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट डज नॉट एक्सीड कितना 40%, तो कितना बताना है 18%। 40 या उससे ज्यादा है बट लेस देन 60 है तो 21, और एटलीस्ट 60 है तो 24। इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ड्राफ्टिंग एरर ही है। मतलब आप देखोगे तो रूल में भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, मॉड्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, रूल में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आप देखोगे ना, तो इधर इन्होंने कर दिया है लेस देन और इक्वल टू 40 को कवर, और इधर लिखा है मोर देन और इक्वल टू 40, 40 और मोर दिख रहा है तुम लोगों को। उधर 40 और मोर, इधर डज नॉट एक्सीड 40 मतलब क्या, लेस देन और इक्वल टू 40। अब क्वेश्चन क्या आता है, इक्वल टू 40 किधर कवर होगा, तो वो प्रॉब्लम पहले से ही प्रोविजन में ही है, दोनों जगह पे उन्होंने यही लिख दिया है। और इधर तो चलो ठीक है कि वो मिनिमम कितना होना चाहिए 60, एटलीस्ट 60। समझ में आ रहा है। तो अभी वैसे तो अभी कुछ भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट 40 हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। चांसेस कम है कि एग्जैक्ट 40 हो, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप करोगे तो एग्जैक्ट 40 आने के चांसेस कम रहेंगे, बट अगर हुआ तो क्या, तो ये रूल में ही प्रॉब्लम है। आप अगर डायरेक्टली रूल भी डाउनलोड करके देखोगे तो वही प्रॉब्लम है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इधर है ना, इधर क्या डिफाइन किया है उन्होंने वापस से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तो सब अपन ने देख लिया। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट को उन्होंने एक्सप्लेन, तो इसीलिए तुम नीचे डेफिनेशंस देखोगे तो इधर क्या आ गया, ये देखो एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई। इधर क्या है, इट इंक्लूड्स सैलरी, वेजेस, ग्रेचुइटीज, ये सब इंटर सीए में आपने पढ़ा था, तो वो सब चीजें आ गई इधर। अब इधर है ना, इधर एक पॉइंट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप लोगों को शायद क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, आउटसोर्सिंग एक्सपेंस। क्या दिया हुआ है, आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट वेरेवर एसर्टेनेबल एम्बेडेड इन द टोटल आउटसोर्स। मतलब क्या, आपने क्या कर दिया है, किसी एजेंसी को ही अप्रोच कर लिया और बोला भाई मुझे तू 20 एम्प्लॉइज भेज दे। क्या भेज दे, 20 एम्प्लॉइज भेज दे, या 50 एम्प्लॉइज भेज दे, 100 एम्प्लॉइज भेज दे। होता है ना ऐसा, सप्लाई ऑफ मैन पावर करके सर्विस होती है। तो अभी समझो सामने वाला आपको
बिल भेज रहा है 10 करोड़ का, उन्होंने आपको, समझो कि एग्जाम्पल लेते हैं 500 एम्प्लॉयज भेजे, 10 करोड़ का बिल भेजा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 10 करोड़ में वो आपसे दो चीजें चार्ज कर रहा है। नंबर 1, एम्प्लॉय को जो सैलरी देगा वो, एंड नंबर 2, उसका प्रॉफिट मार्जिन। अब समझो कि आपको वो, आप उससे पूछ रहे हो कि ये 10 करोड़ में से एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, और उसने बोल दिया कि चलो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो ये 10 करोड़ में से समझो कि है 70 करोड़ या 75 करोड़, तो 75 करोड़ ले लेने का मतलब बैलेंस जो है वो उसका प्रॉफिट मार्जिन है, वो नहीं लेने का एम्प्लॉय कॉस्ट। बट अगर उसने नहीं बताया तो पढ़ो क्या लिखा है, आगे पढ़ो। मतलब देखो, जहां जहां से मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत चांसेस है पूछने के, वो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो कितना ले लेने का, 1 करोड़ का, ये 10 करोड़ का अगर खर्चा हुआ तो 80% मान लेने का एम्प्लॉय, मतलब 20% अपन क्या मानेंगे, वो उसका प्रॉफिट होगा। दैट इज योर एम्प्लॉय कॉस्ट। समझ रहा है? तो अपने को क्या देखना पड़ेगा इधर केपीओ के केस में, तो केपीओ के केस में अपने को एम्प्लॉय कॉस्ट देखनी पड़ेगी कितनी, और पहले तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है वो 300 करोड़ से कम होने चाहिए। ट्रांजैक्शन 300 करोड़ से कम, और एम्प्लॉय कॉस्ट इन रिलेशन टू योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 18, 21 एंड 24, 18, 21 एंड 24, बराबर। चलो स्टार्ट कहां से हुआ था, वो पहला वाला जो सर्विस था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, तो उसमें 17 और 18 गैप देखोगे तो 1%, बराबर। इधर स्टार्ट कहां से हुआ, 18, मतलब वो जहां पे खत्म हुआ यहां से स्टार्ट, और अब 3 ऐड करो, तो कैसे याद रखो, 133, 17 से स्टार्ट करो ऊपर वाले में, 17 में एक ऐड कर दो, 18 हो गया ऊपर ही, और 3 और ऐड करो, तो 18, 21, 20, 133 बैठ रहा है दिमाग में। 17, 18, फिर इधर 18 से चालू करो, 18, 21, 24, जहां पे वो खत्म हुआ वहां से यहां पे स्टार्ट करो, और फिर 3 ऐड करो। क्लियर हो रहा है क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन INR। जब आप क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तो लोन दे रहे हो तो क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब आप इंटरेस्ट सामने वाले से कम चार्ज करोगे। इधर उन्होंने बता दिया भाई इतना चार्ज कर ले, दैट इज योर आर्म्स लेंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट अभी आपने जो लोन दिए दैट इज डिनोमिनेटेड इन INR, रुपीज में लोन दी हुई आप 50 करोड़ रुपया दिया है आपने, अपने अकाउंट से 50 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। और अगर आपने लोन फॉरेन करेंसी में दी गई है, एडवांसिंग इंटर ग्रुप लोन वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो फिर इधर प्रोविजन में थोड़े से चेंजेस आए। सुन रहे हैं ना आप लोग? ओए अब देखो इधर, द इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड इन रिलेशन टू द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज नॉट लेस देन 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स lending rate of SBI as on 1st April of relevant previous। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, AFM में पढ़ा होगा। तो जो भी आपके ये इंटरेस्ट रेट है किसके, SBI के, रुपीस में डिनोमिनेटेड है, किस में डिनोमिनेटेड है, रुपीस। तो MCFLR जो रेट होगा उसमें ये नीचे जो परसेंटेज दिए गए वो ऐड कर, मतलब MCFLR समझो 9% है। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर उसका क्रेडिट रेटिंग इज बिटवीन AA टू A, तो इसमें आपको 1.75 ऐड करना पड़ेगा, सो टोटल हो गया 10.75, और इतना आपको इंटरेस्ट चार्ज करना, इतना आपको सेफ हार्बर के हिसाब से बैठ रहा है दिमाग में।
फिर सेकेंड रेटिंग देखो, बी 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 माइनस, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल बी प्लस, तो कितना 3.25%। उसके बाद वापस देखो क्या आ रहा है, बिटवीन बी बी टू बी तो 4.75, सी टू डी 6.25, and where no credit rating is available and the loan to associated enterprise including loan to all associated enterprise in Indian rupees does not exceed 100 crores in aggregate as on 31st March of the relevant previous year, तो 4.25। ये आप लोगों को परसेंटेज अभी और सामने रेटिंग के हिसाब से याद रखना, बैठ रहा है दिमाग में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं अभी। अच्छा, ये कब आएंगे प्रोविजंस, ये सारे ये वाले प्रोविजंस जब आपने लोन दिया हुआ है इन रुपीस। अच्छा, इधर उन्होंने एक चीज को डिफाइन किया है, व्हाट इज इंट्रा ग्रुप लोन। इंट्रा ग्रुप लोन का मतलब क्या, तो मीन्स अ लोन एडवांस टू एन associated enterprise being a non-resident where the loan is not advanced by an enterprise being a financial company including a bank or a financial institution or an enterprise engaged in lending borrowing in the normal course of business and does not include, ये देखो है, does not include credit line or any other loan facility which has no fixed term of or repayment। आपने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को लोन दी है बट उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंट्रा ग्रुप। मतलब क्या, सेफ हार्बर नहीं अप्लाई होगा वहां, बराबर है। एंड डज नॉट इंक्लूड अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन मतलब आपने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को बोल दिया है कि भाई तू 10 करोड़ तक बोरो कर सकता है, कितना कब करना है, लाइन फिक्स कर दी है क्रेडिट लाइन, बट आपको जब जैसे जरूरत पड़ेगी तब कर। सुन रहे हैं तुम लोग, सुन रहे हैं नहीं समझ रहा है, समझ रहा है। बट ये तो सब आया कब, जब आपने लोन दी है इन रुपीस, समझ रहा है। अब क्या आएगा, लोन अगर आपने दी है इन फॉरेन करेंसी तो क्या करेंगे, द इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड इन रिलेशन टू द एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज नॉट लेस देन द रेफरेंस रेट। अपने यहां से जब ट्रांजैक्शन हुआ तो अपन ने किसका रेफरेंस रेट लिया था, एसबीआई का लिया था। बट अब जब लोन डिनोमिनेटेड होगी इन फॉरेन करेंसी, अपन लोन फॉरेन करेंसी में देंगे तो अपने को रेफरेंस रेट जो फॉरेन करेंसी में लोन दी है कहने से उसके बेसिस पे लेना पड़ेगा, सुन रहा है ना। रेट रेलेवेंट रेट ऑफ द रेलेवेंट फॉरेन करेंसी एज ऑन 30th September of the relevant previous year प्लस तो जो भी पहले वहां पे रेफरेंस रेट होगा उसमें अपने को ऐड करना है क्या, इफ द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंक्लूडिंग लोन्स टू ऑल एसोसिएटेड एंटरप्राइज डज नॉट एक्सीड अ सम ऑफ 250 crores in the aggregate as on the 31st March of the relevant previous year। तो अगर लोन 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, रेटिंग देखो, ए डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, ए प्लस, ए और ए माइनस, कितना आ जाएगा 1.5। मतलब जो भी रेट होगा रेफरेंस रेट उसमें 1.5 ऐड करना है, बीबीबी प्लस, ट्रिपल बी एंड बीबीबी माइनस, तो फिर 3%, और बाकी सब देखो नीचे जितने भी आ गए 4। और अगर लोन 250 करोड़ से ज्यादा है कितना होगा, वापस से ए वाले में 1.5, बी प्लस, बीबीबी माइनस एंड बीबीबी तो 3, फिर ये बी वाले में 4.5 और सी वाला, और वेयर द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज नॉट अवेलेबल तो सी। सुन रहे हैं, एक चीज शायद इधर मिस हो गई है, ये इंस्टीट्यूट के साइड से मिस हुआ है क्या, ये जो इधर इन्होंने बताया ना, ये देखो 250 करोड़ तक होगा तो ऊपर, 250 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो नीचे।
इधर भी है ना, इधर भी वेयर क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए इज नॉट अवेलेबल लिखना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखोगे ना इधर, ये देखो ये 250 करोड़ तक है, इधर नहीं लिखा हुआ है, जबकि इधर लिखा हुआ है ये लास्ट में, उधर आना चाहिए, भूल गए लग। आ रहा है, समझ में आ रहा है? इधर देखो सब लोग, पहले अपन ने केपीओ सर्विस किया, केपीओ में तो आपको अभी पता है ना 18, 21, 24, और अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आप लोन दे रहे हो इन रुपीस, तो रुपीस में जब आप लोन दे रहे हो तो अपने को एसबीआई का रेफरेंस रेट लेना है और उसमें ये परसेंटेजेस ऐड करना। एंड अगर फॉरेन करेंसी में है तो पहले आप देखो लोन अगर 250 करोड़ तक है तो फिर ये वाले परसेंटेज ऐड होंगे, और 250 करोड़ से ऊपर गया तो ये वाले परसेंटेज। और नीचे आपको मैंने इंट्रा ग्रुप लोन का मीनिंग दिया हुआ है, तो मैंने अभी पढ़ाया। अब इधर देखो सब लोग, इधर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, रेफरेंस। तो अगर लोन किस में है, लोन यूएस डॉलर में है, फॉरेन करेंसी, तो आपको SOFR ये जो रेट होगा वो लेना पड़ेगा। ये शायद आप लोगों ने AFM में देखा हो शायद। फिर यूरो के केस में यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये आप लोगों को लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल पे भी क्वेश्चन आएगा, ये लेवल पे आया तो फिर खत्म। हाँ वो भी है ही, डिफिकल्टी है। तो ये तो अभी क्या है कि एक्सचेंज रेफरेंस रेट दिए हुए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब यहां पे भी क्वेश्चन आ गया तो भी डिफिकल्टी है, परसेंटेज याद रखना। तो ये आप लोगों का और एक सेफ हार्बर रूल का प्रोविजन कंप्लीट। समझ रही है चीजें? क्या बोल रहे हो? ओपन बुक में चलो, अब क्या आ रहा है, प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी। मतलब क्या, आप अभी गारंटी दे रहे हो, तो गारंटी दे रहे हो तो सामने वाले से आप गारंटी फीस चार्ज करोगे। गारंटी फीस आपको कितनी चार्ज करनी है उसके रिलेशन में ये प्रोविजन। तो अब पहले तो डायरेक्टली मैं नोट्स पे आ रहा हूं मेरे। प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, द कमीशन और अ फी declared in relation to the eligible international transaction shall be not less than the following rate, and rate कितना है पढ़ लो जरा, 1% of the amount guaranteed। अब इधर देखो ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा, where the amount guaranteed is less than or equal to 100 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 100 करोड़ होगा तब ये प्रोविजन आएगा, एंड मोर देन 100 करोड़ हुआ एंड द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइज done by the agency registered with SEBI is of the adequate to the highest safety। मतलब अगर उनका क्रेडिट रेटिंग एडिक्वेट से हाईएस्ट सेफ्टी तक है, उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है कि कितना क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, ए प्लस ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। सो उन्होंने रेंज दे दी है, क्या एडिक्वेट टू हाईएस्ट सेफ्टी के बीच में होगा तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। ये सुन रहे तुम लोग? तो कितना परसेंट, 1% पर एनम। और अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे मुझे लग रहा है कि ये लोग टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। नीचे कॉर्पोरेट गारंटी का मीनिंग पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है। मेरे लिए ना ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? होली ओन्ड सब्सिडरी, यस। ये वाले वर्डिंग्स है ना, मतलब तुम देखो इधर होली ओन्ड सब्सिडरी के केस में ही ये प्रोविजन अप्लाई होगा।
मतलब अगर एक पर्सन का दूसरे पर्सन में 26% और मोर होल्डिंग है, यानी से यू आर एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एंड अभी आपने अगर कुछ गारंटी वारंटी दे दिया तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं हो पाएगा। और गारंटी कौन सी होनी चाहिए? एक्सप्लिसिट कॉर्पोरेट गारंटी। एक्सप्लिसिट मतलब, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ऑन पेपर। इम्प्लिसिट नहीं चलेगा, उसको देखो नीचे एक्सक्लूड कर दिया है। लेटर ऑफ कंफर्ट, इम्प्लिसिट कॉर्पोरेट गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी और एनी अदर गारंटी ऑफ सिमिलर नेचर, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हो रही है? देखो है थोड़ा सा बोरिंग पार्ट, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही अपने को। नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज। आपको याद हो तो R&D सर्विसेज ऊपर सब जगह एक्सक्लूड हो रही थी, अब इन्होंने इधर स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है, होली और पार्टली रिलेटिंग टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो पहले तो इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट R&D को इधर डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या, और अब इधर इन्होंने वापस से बताया हुआ है कि सेफ हार्बर जो है वो क्या होगा। यहां पे कितना दिखाना है? मिनिमम 24%। सो ये देख लो, ये लाइन नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्टली ये आ जाएगा, वेयर द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू इज लेस देन और इक्वल टू 300 करोड़। आपका ओपी डिवाइड बाय ओसी क्या होना चाहिए? 24%। ओपी डिवाइड बाय ओसी इज 24%। समझ में आ रही है चीजें? नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को। देखो तुम भी याद नहीं कर पाओगे वो डेफिनेशन, तो एटलीस्ट जो परसेंटेजेस है और जितना मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में वो आउटसोर्सिंग वाला पॉइंट पढ़ाया, वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब ये कॉर्पोरेट गारंटी पढ़ा, उसमें होल्ली ओन्ड सब्सिडरी एंड एक्सप्लिसिट, ये दो चीजें याद होनी चाहिए। तो इतना आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जहां जहां से मुझे लग रहा है कि चलो ये क्वेश्चन बन सकता है। चलो इसके बाद और क्या दिया हुआ है? ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज होल्ली और पार्शियली रिलेटिंग टू द जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो इसमें क्या करना है अपने को? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के केस में वापस से आप देखोगे तो सेम लाइंस पे जा रही है, 300 करोड़ या उससे कम है तो 24%। बैठ रहा है दिमाग में आपके? चलो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स, और नीचे पढ़ो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स। कोर एंड नॉन कोर दोनों आ गया। अब इन्होंने कोर ऑटो कंपोनेंट्स को डिफाइन किया गया है। तो जो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जो कोर कंपोनेंट्स होंगे उसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कोर कंपोनेंट्स क्या है। और नॉन कोर का डेफिनेशन बहुत सिंपल, जो कोर नहीं है वो नॉन कोर। आ रहा है समझ में? सो वो सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसमें परसेंटेज कितने दिखाने हैं, तो इन दोनों को मैंने यहां पे ना मर्जी कर दिया है। आपको वापस से ओपी डिवाइड बाय ओसी कितना करना है? कोर में 12% एंड नॉन कोर में 8.5%। कोर ऑटो कंपोनेंट्स एंड नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स का नीचे आपको दिया गया है मीनिंग। सुन रहा है? और लास्ट में क्या आ रहा है? रिसीट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज, छोटी मोटी सर्विसेज अगर आप रिसीव करते हो, जैसे कोई गुड्स वुड बनाने का, पैकिंग का काम, लेबलिंग का काम, ये सब छोटी मोटी सर्विसेज। लो वैल्यू एडिंग मतलब क्या? जो गुड्स की वैल्यू में इतना एडिशन नहीं लेके आती है, लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज। तो उसमें आप जो पेमेंट करोगे, द एंटायर वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द
मार्कअप जो आप पैसा पे करोगे, खर्चा प्लस मार्कअप जो दोगे, 5% मार्कअप होना चाहिए और टोटल अमाउंट 10 करोड़ से कम हो जब आप पेमेंट करो। खर्चा ज़्यादा दिखाओगे ना आप, नहीं तो। लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज के केस में क्या होना चाहिए, एक तो टोटल अमाउंट 10 करोड़ या उससे कम, और उसके अंदर जो मार्कअप होगा, मार्कअप मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको उसको सामने वाली एंटरप्राइज को सिर्फ 5% तक ही दे। सुन रहे तुम लोग? तो ये आपका हो गया रिसीट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज। आपका जो ये होगा मार्कअप मतलब क्या, कॉस्ट में जो आप ऐड करोगे प्रॉफिट वो 5%। जब जितनी भी आपकी कॉस्ट हुई, सपोज सामने वाले एंटरप्राइजेस ने आपको सर्विसेज दी, 8 करोड़ की सर्विसेज दी, अब 8 करोड़ का 5% कितना होता है, 40 लाख होगा, बराबर है। 8 करोड़ का 5% कितना होगा, 40 लाख। तो आप जब उसको पेमेंट करोगे ना, पेमेंट, तो आपको पेमेंट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 8.4 लाख, 8.4 करोड़, 10 करोड़ से भी कम, और मार्कअप 5% से ज्यादा नहीं। सुन रहा है? इधर आप सर्विस ले रहे हो और पैसा पे कर रहे हो, तो जितना आप खर्चा कम पे करोगे उतना अच्छा है ना, नहीं तो ज्यादा पे करोगे आप लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज के केस में। तो लो वैल्यू एडिंग के केस में आप ज्यादा पे कर दोगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होना चाहिए। इन्होंने क्या बोल दिया कि आपका जितना भी सामने वाले एंटरप्राइज ने कॉस्ट किया है उसमें आप मार्कअप ऐड कर दो, कितना, 5%। तो ये आपकी 10 सर्विसेज हैं, 10-11 जो भी है। आपको याद कैसे रखना है ये देखो इधर, सिंपल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओपी डिवाइड बाय ओसी 17% एंड 18% डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लेस देन और इक्वल टू 300 करोड़, 18, 21, 24। बैठ रहा है ना दिमाग में? हाँ, इंट्रा ग्रुप लोन अगर INR में डिनोमिनेटेड है तो SBI का रेफरेंस रेट और नीचे परसेंटेज दे दिए है। एंड फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो फिर आपको डिपेंड करेगा लोन अमाउंट, तो लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ तो परसेंटेजेस अलग है, मोर देन 250 करोड़ तो परसेंटेजेस अलग। कॉर्पोरेट गारंटी 1% लेना है, कॉन्ट्रैक्ट R&D एंड कॉन्ट्रैक्ट R&D जेनरिक फार्मा 24% लेना है, 300 करोड़ से कम होना चाहिए। कोर कंपोनेंट्स, नॉन कोर कंपोनेंट्स 12% एंड 8.5%। एंड लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज वैल्यू होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू टोटल 10 करोड़ एंड मार्कअप होना चाहिए 5%। खत्म। सुन रहे तुम लोग? अच्छा, ये जो लास्ट वाली सर्विस मैंने आपको बताई ना, लास्ट वाली, इसमें आपका नोटिफिकेशन होना चाहिए बाय एन अकाउंटेंट। मतलब क्या, अकाउंटेंट जो है ना वो वेरीफाई करना चाहिए। ये देखो, सर्टिफाइड बाय एन अकाउंटेंट, सर्टिफाइड बाय एन अकाउंटेंट। अब इन्होंने क्या किया है, अकाउंटेंट वर्ड को भी डिफाइन किया, अकाउंटेंट वर्ड को भी इन्होंने डिफाइन किया। An accountant referred to in explanation below 288 subsection 2 of the Act and includes any person recognized from an undertaking cost certification by the government of the country where the associated enterprise is registered or incorporated or any of its agencies who fulfills the following conditions। पहले तो इसमें CA तो आ ही गया, इन्होंने और भी लोगों को इंक्लूड किया, और भी लोगों को इंक्लूड किया। ये कहाँ के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग में कौन कौन आएगा, इफ ही इज अ मेंबर और अ पार्टनर इन एन एनी एंटिटी एंगेज इन रेंडरिंग अकाउंटेंसी एंड वैल्यूएशन सर्विसेज, देन पढ़ लो आगे क्या कंडीशंस हैं। एंड अगर वो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल किसी फर्म या उसमें मेंबर नहीं है, तो कंडीशंस क्या क्या है। बड़े लोग होने चाहिए, लोग बड़े, आ रहा है समझ में, आ रहा है? तो देखो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में ये समरी दिया है ना मैंने आपको काम में उतना ही आने वाला। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, क्योंकि तुम समझो DT आपका पहले तो पेपर नंबर 4 है, 3 पेपर जा चुके हैं आपके, और तुम्हारा 3 में से कुछ ना कुछ तो खराब गया ही होगा। चौथा पेपर ये है, सिलेबस वास्ट है, लास्ट डे पे रिवाइज करना है।
पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि तुम सब चीज़ें पढ़ पाओ। बराबर है। तो ये आप लोगों को समरी याद रखना है लास्ट में, इतना तो मिनिमम याद रहना चाहिए। बाकी का जो पॉइंट है ना, उसमें क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, जब एग्जाम में वो वर्ड आ जाएंगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा अपने आप, तो वो आपको क्लिक हो जाएगा। बट इतनी चीज़ें तो मिनिमम याद रखनी है। पहले अभी अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसका प्रोसीजरल पार्ट पढ़ना है, वो ख़त्म करते हैं। और हर 2 साल के लिए और 1 साल में हाँ हाँ अटेम्प्ट तक तो मैं डाल दूंगा। ये वीडियो जो आज का है ना, यूट्यूब पे डाल दूंगा कि वो जैन के लिए जाए। ये देखो, देखो पहले परसेंटेज देखो, 20 और 22 थे ना। कौन सी सर्विस है? सॉफ्टवेयर। हमने 17 18 क्या है, हर बार वो लोग कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ये देखो, ये अपडेटेड है। तो वही रूल में नीचे मेरा से ऊपर जो था 500 तो 300, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके। ये चेंजेस इन्होंने नोटिफाई किया होगा कि कौन से डेट से आपकी जो, हाँ 6 मंथ्स के बाद। हाँ अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपने सर्विसेज सारी देख ली कौन कौन सी है। अब अपने को प्रोसीजरल पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ नीचे ये रहा। ये प्रोसीजरल पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सब चीज़ें लिखी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको सब चीज़ें शॉर्ट में मिलेगी। बराबर, चलो ध्यान देना। फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ सेफ हार्बर, क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले तो ऑप्शन एक्सरसाइज, डायरेक्टली तो आएगा नहीं। ऊपर भी मैंने अपन में पढ़ा ना, वो डायमंड वाले बिजनेस में भी क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। तो फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ सेफ हार्बर द असेसी हैज टू फर्निश फॉर्म 3CEFA कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू द असेसिंग ऑफिसर। पढ़ो जरा क्या लिखा है। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1) फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम for the relevant assessment year in case the option is exercised only for that assessment year, and for the first of the assessment year in case option is exercised for more than one assessment year
अब वाली लाइन देखना, द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और द फर्स्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर एज द केस में बी शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिटिंग दिस फॉर्म। मतलब क्या, रिटर्न पहले फाइल होना चाहिए एंड उसके बाद ये फॉर्म जाना चाहिए। और अगर तुम किसी 1 साल के लिए कर रहे हो तो वो साल के लिए अप्लाई होगा। और मैक्सिमम कितने साल के लिए कर सकते हो? मैक्सिमम 3 साल। 3 साल बाद वापस भरना पड़ेगा। सुन रहे तुम लोग? एक बार शांति से पढ़ लो ताकि तुम्हें समझ में आए। फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ सेफ हार्बर, द असेसी हैज टू फर्निश फॉर्म नंबर 3CEFA complete in all respects to the assessing officer on or before the due date under section 139(1) for furnishing the return for the relevant assessment year in case the option is exercised only for that year in first of the assessment year। मतलब अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वही साल, अगर मल्टीपल ईयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में, इन केस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड फॉर मोर देन 1 असेसमेंट। और रिटर्न फाइल किया, द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और फर्स्ट ऑफ द ईयर एज द केस में बी शुड बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब ये डेट के पहले क्या आ जाना चाहिए? रिटर्न आ जाना चाहिए। ये फॉर्म देखोगे ना आप, ये वाला फॉर्म, इसमें आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट डालनी पड़ती। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पर्पस टू फॉर्म नंबर 3CEFA, फॉर्म 3CEFA टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सेफ हार्बर। टाइम लिमिट ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर देना है। 1 ईयर के लिए करोगे तो वो साल के लिए, और मल्टीपल ईयर्स के लिए होगा तो फर्स्ट ईयर। रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट असेसमेंट ईयर मस्ट बी फाइल्ड ऑन और बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म। Continues for a period mentioned in the form or 3 years whichever is early। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को कि नहीं समझा? आगे क्या प्रोसीजर है? वो तो ये पॉइंट तो समझा ना, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए जा सकते। आगे verification by AO before treating the option for safe harbor by the assessee as validly exercised. The AO shall verify whether the assessee exercising the option is an eligible assessee and the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible transaction। तो ये क्या करेगा? AO क्या करेगा बोलो? Verify। AO must verify whether assessee is eligible assessee and transaction is। आ रहा है ना समझ में? एलिजिबल असेसी एंड ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे उसमें तुम फॉलो हो रहे हो कि नहीं। फिर रेफरेंस टू टीपीओ बाय एओ इन केस ऑफ डाउट ऑन वैलिडिटी। द असेसिंग ऑफिसर शैल मेक रेफरेंस टू टीपीओ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द असेसी और द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और बोथ फॉर द पर्पज ऑफ सेफ हार्बर वेयर ही डाउट्स द वैलिड एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन फॉर द सेफ हार्बर बाय एन असेसी। क्या कर सकता है वो? रेफर कर सकता है किसको? टीपीओ को। रेफरेंस टू टीपीओ, एओ शैल रेफर टू टीपीओ इफ ही डाउट्स द वैलिडिटी ऑफ द सेफ हार्बर ऑप्शन। इजी है। अब आगे क्या होगा? टाइम लिमिट फॉर रेफरेंस टू टीपीओ बाय एओ, मतलब आपको कितने टाइम में टीपीओ को रेफर करना पड़ेगा? नो रेफरेंस शैल बी मेड टू टीपीओ बाय एओ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months फ्रॉम द end of the month in which form number 3CEFA is received। मतलब जिस मंथ में उसको फॉर्म मिला उस मंथ के एंड में जाके वहां से 2 महीने तक क्या करना पड़ेगा? टीपीओ को रेफर करना पड़ेगा। सुन रहा है ना? 2 months के बाद नहीं कर सकता, आफ्टर 2 months। चलो अब टीपीओ क्या कर रहा है? Documents or information required by TPO। The TPO may issue a notice to the assessee to furnish such information or documents or other evidence as he may consider necessary। The assessee has to furnish same within the specified time in such note। मतलब क्या? इन शॉर्ट अभी क्या मंगवाया गया है? डॉक्यूमेंट मंगवाया गया। किससे?
असेसी से। कौन मंगवा रहा है? टीपीओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़ो। सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑप्शन डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड, द टीपीओ शैल by order in writing declare the option exercised by the assessee as invalid and cause a copy of such order as and cause a copy of the order has to be served on the assessee and the assessing officer. कब? Number 1, the assessee does not furnish the info and documents and other evidences required by TPO. क्या हो जाएगा ये केस में? तो आपका ऑप्शन क्या मान लेगा? इनवैलिड, मतलब सेफ हार्बर में अब आप नहीं जा पाएगा. The TPO finds that the assessee is not an eligible assessee. The TPO finds that the international transaction in which the option has been exercised is not an. सुन रहे हैं ना? तो ये पावर ऑफ टीपीओ आपसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है. When option declared invalid by TPO, तो 3 केसेस में 1, 2 and 3, ये तीनों केसेस में क्या करना पड़ेगा? उसको कॉपी ऑफ ऑर्डर देना पड़ेगा, असेसी और एओ दोनों. चीजें समझ रही है? उसके बाद ऑर्डर बाय टीपीओ, द टीपीओ शेल पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द असेसी एज इनवैलिड विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस फ्रॉम एओ इज रिसीव्ड बाय हिम. एओ ने जैसे ही केस रेफर किया, वो मंथ के एंड में जाके वहां से 2 महीने में टीपीओ को अपना ऑर्डर देना पड़ेगा. नो ऑर्डर कैन बी पास डिक्लेयरिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज इन बाय द असेसी इनवैलिड अनलेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू. OBH देना पड़ेगा, ये सिर्फ टाइम पास है OBH. फिर क्या आ रहा है? फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ टीपीओ बाय द असेसी. मतलब टीपीओ के ऑर्डर पे अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो तो क्या करना है? तो इफ द असेसी ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर ऑफ टीपीओ डिक्लेयरिंग द ऑप्शन टू बी इनवैलिड, he may file his objections with commissioner to whom the transfer pricing officer is the subordinate. मतलब टीपीओ का बॉस, CIT, टीपीओ का जो बॉस होगा वो विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टीपीओ, 15 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा भाई कि इसने गलत किया हुआ है टीपीओ. फिर आगे क्या लिखा है? ऑन receipt of the objection, the commissioner shall, after providing OBH, pass an appropriate order within 2 months from the end of the month in which objection is filed by the assessee is received by him, in respect of validity or otherwise of the option exercise. समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो, ये सब फिर ऑब्जेक्शंस, फिर कमिश्नर वाला पॉइंट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ. क्लियर हो रहा है? अब क्या आ रहा है? कल मैंने पता है आपको पढ़ाया था सेफ हार्बर रूल्स जो होते हैं, सेफ हार्बर रूल्स. पहले तो सेफ हार्बर रूल्स में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं. पहले क्या पढ़ाया था कल? आप अगर एनजेए में हो, एनजेए में, एनजेए क्या था? नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया. उसमें अगर आप हो तो आपको याद है फिर वहां पे सेफ हार्बर रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. तो ये देखो, इधर देखो जरा, इधर पढ़ो क्या लिखा है. सेफ हार्बर रूल शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू विद एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड इन एनी कंट्री और टेरिटरी नोटिफाइड अंडर 94A. या फिर आगे पढ़ो ना क्या लिखा है. और इन अ नो टैक्स और अ लो टैक्स कंट्री और अ टेरिटरी. एनजे तो आप सबको पता है क्या है, बट अब क्वेश्चन क्या आता है? नो टैक्स, चलो ये भी समझता है. और लो टैक्स का मतलब क्या? यहां पे कम टैक्स लग रहा है, उधर भी आप लोग सेफ हार्बर रूल्स को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. अब क्वेश्चन आता है वहां पे मतलब क्या उसका? तो नो टैक्स और लो टैक्स कंट्रीज जहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो है लेस देन 15. कितना है? लेस देन 15%. तो अगर आप कहां पे हो बोलो? एनजेए में हो. एनजेए, आप एनजेए में हो तो आपको आपका अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज कोई सर्विस दे रहा है उधर सेफ हार्बर नहीं ऑप्ट कर सकता. या फिर आप अगर नो टैक्स या लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में हो तो वहां पे भी नहीं. ये चीज याद रखना, जहां पे भी परसेंटेज, टैक्स के परसेंटेज 15 से कम है. अच्छा, टॉलरेंस बैंड जो था ना, टॉलरेंस बैंड
उसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा अभी, कोई टॉलरेंस बैंड का बेनिफिट नहीं। डेटा डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में नो मैप अंडर DTAA इफ ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्टेड अंडर सेफ हार्बर असेसी कैन नॉट इन्वोक मैप। ये तो थोड़ी देर पहले भी आपको याद हो, उधर भी पढ़ाया था मैंने, कहाँ पे, डायमंड्स के केस में। तो वही 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए गए, 1 2 3 4। तो ये आपका सेफ हार्बर रूल्स के प्रोविजंस यहाँ पे खत्म हुए। Jan 26 में जिनकी एग्जाम्स हैं सबसे एप्लीकेबल हुआ है। Jan 26 में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी एप्लीकेबल है, तो आपको भी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो ये आपका सेफ हार्बर कंप्लीट हुआ। आपको मॉड्यूल भी मिलेगी इंस्टीट्यूट से, उसमें से भी आप लोग इन डिटेल पढ़ सकते हो। ये PDF फाइल जो है वो मैं आपको भिजवा दूंगा।